ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में जो अगला टॉपिक है वो अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से मेंस में 16 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, काफी लंबा दिया हुआ होगा, चित्र भी दिए होंगे, आपने 250 शब्द निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 250 शब्द, 16 नंबर में से 13 नंबर खरे। कितने? और अगर राइटिंग बहुत अच्छी और बहुत अच्छा आपने बना दिया तो हो सकता है 14 नंबर भी मिल जाए। वैसे देते नहीं है टीचर, वरना भ्रम हो जाता है, क्योंकि जो टॉपर होता है वो 60% ही होता है लगभग। उसका कितना परसेंट होता है? 55, 60, 58, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। 99.99% यहाँ नहीं होता ऐसा। यूपीएससी और लोक सेवा आयोग में जो टॉपर भी होगा वो 60% के आसपास होता है। ठीक है, तो अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न, सबसे पहले इसके चित्र दिखा दीजिए, डायग्राम जो बना रखे हैं, छोटा करके दिखाइए भाई। देखो, सबसे पहले तो ये बनाना सीख लो। दरअसल क्या है कि ये एक नदी है और इस पे ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। फिर ये भी एक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उन ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है? ये भी एक नदी है, मेन नदी जो होती है बीच वाली, उस पर ट्रिब्यूटरीज है, उसकी भी कई कई ट्रिब्यूटरीज हैं। होता है ना ऐसा, कई गांठ गधेरे मिलकर एक क्या बनते हैं, धारा बनाते हैं, फिर धारा और किसी में मिलती है, फिर बड़ी धारा और बड़ी धारा, तब जाके नदी में मिलती है। इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? डेंड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? यही बोलते हैं, डेंड्रेटिक। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा? कटक दिखेगा, और ये नदी दिख रही है आपको, और ये इस तरह से क्या हो रही है, ये समझ में आ रहा है? मतलब यहां से भी नदी निकल रही है, यहां से भी, और ये क्या हो रही है? अनुदैर्ध्य अनुवर्ती। और फिर ये भी इस तरफ को निकल रही है, इस तरफ को निकल रही है, ऐसे। फिर यहाँ पर भी एक कटक है, ये बनाना सीख लीजिए। फिर अगला दिखाओ जरा। इसको बोलते हैं जालयित प्रवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। फिर ये क्या है भाई? आयताकार प्रवाह प्रतिरूप। ये दिख रहा है इस तरह का। अब ये जो शब्द है ना, वो बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले आपके समझ में आने चाहिए चित्र, यानी डायग्राम, कि भाई ये नदियां हैं, ये ऐसे क्यों बनी, ये हेरिंग बोन प्रवाह प्रतिरूप क्यों बना। हेरिंग बोन प्रवाह, हेरिंग दरअसल एक मछली होती है। क्या होती है? अब उस मछली को अगर आप खाओगे तो लास्ट में कांटे बचेंगे। वो कांटे ऐसे होंगे, कैसे? बीच में एक उसकी वर्टिब्रेट कॉलम होगा शायद, और अगल बगल के होंगे। तो हेरिंग के नाम पर बोला है। हेरिंग पॉन्ड बोलते हैं अटलांटिक ओशन को। किसको बोलते हैं? अटलांटिक ओशन में हेरिंग नामक मछली पाई जाती है, इसलिए हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? अटलांटिक ओशन को। और ये हेरिंग बोन इस तरह की होती है। ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये सब नदियां क्या हैं? और ये बड़ी नदी ये दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हेरिंग बोन प्रवाह प्रतिरूप। ऊपर जाओ भाई, ये एक पहाड़ होगा, नहीं सॉरी, एक ये गुंबदीय पर्वत है। अच्छा, गुंबदीय पर्वत है, इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ से निकली नदी इधर को गई, यहाँ से निकली इधर को गई, यहाँ से इधर को, इधर 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 इधर। इसको बोलते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? किताब में लिखा होगा, देखिए। हाँ जी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये श्रीलंका में दिखेगा आपको। श्रीलंका में जाओगे ना, बीच में एक पहाड़ी दिखेगी, वहां से नदियां ऐसे निकल रही होंगी। इतनी नहीं निकल रही होंगी, पर जितनी भी निकल रही होंगी वो दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको समानांतर अपवाह प्रतिरूप दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब किस में गिर रही होंगी? सागर में गिर रही होंगी, ऐसे, है ना। मतलब एक नदी ऐसे गिरी, एक नदी उसके नीचे, समानांतर चल रही होंगी, सब गिर रही होंगी। कहाँ? सागर में। समानांतर अपवाह प्रतिरूप। और भी होते हैं, पहले इतना बनाना सीख लीजिए, क्योंकि 250 शब्दों में क्या तो लिखोगे और क्या तो बनाओगे, तो खास खास बना दो। वैसे तो ऐसा भी होता है, जैसे आपने इसको बोला अरीय अपवाह प्रतिरूप, ऐसा भी होता है कई बार कि नदियां बाहर से आती हैं और एक उसमें गिर जाती हैं। किसमें? एक वाटर बॉडी में गिर जाती हैं। ऐसा भी होता है कई बार। पर अभी फिलहाल इतना बनाओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बैटरी नहीं है हमारे पास। चलो, बोलना जरूरी है भाई, सच बोलने में क्या दिक्कत है। किसी नदी की रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा या ड्रेनेज लाइन कहते हैं। किसी नदी की रेखीय स्वरूप को प्रवाह लाइन। भाई जो नदी बीच में नदी में बना रहा हूं ना, वो अपने आप में ड्रेनेज लाइन है। वो क्या है? लास्ट में, क्योंकि सारी नदियों ने वहीं पर आकर मिलना है, तो इसलिए भाषा कैसे दी जाती? किसी नदी के रेखीय, रेखा तो समझते हो, रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा या ड्रेनेज लाइन कहते हैं।
कई रेखाओं के योग को प्रवाह रेखा जाल। अब कई रेखाएं मिलकर क्या बनाएंगी? प्रवाह रेखा जाल यानी ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। किसी नदी बेसिन में प्रवाह रेखा जाल के दृश्य स्वरूप को प्रवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई ड्रेनेज पैटर्न। अगर आपसे 50 शब्दों में पूछी या 20 शब्दों में पूछी, वह इतना लिख दो ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, आपके 2 नंबर खरे 20 शब्दों में। आगे जैसे वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप, उसका हमने चित्र देख लिया, समानांतर प्रवाह प्रतिरूप इत्यादि। 2 एग्जाम्पल दिए इसने। विभिन्न प्रवाह बेसिन जो एक सागर में गिरती है एक प्रवाह तंत्र कहलाती है। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र तथा अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। भारत में भौगोलिक उच्चावचीय विषमताओं के कारण निम्नलिखित प्रवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। नंबर 1, पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। पूर्वानुवर्ती नदियां वे जलधाराएं जो कि स्थलखंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती हैं। मैंने बताया था आपको, नदियां पहले से बह रही थी, हिमालय उठ रहा था, उसको काट रही थी, है ना। ऐसी जो पूर्वानुवर्ती नदियां हैं जो कि उत्थान होने से पहले भी बह रही थी और उत्थान होने के बाद भी बह रही हैं, काट कर उसको क्या कर रही हैं, अपने मतलब हिमालय को काटकर गिर रही हैं, वहीं गिर रही हैं जहां पर क्या पहले गिरती थी, तो अपने पहले मार्ग को ही अपनाती हैं। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, घाघरा, काली, गंडक आदि हिमालय के उत्थान के पूर्व भी ये नदियां विद्यमान थी। इस अपवाह प्रतिरूप की नदियों द्वारा सरिता अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। सरिता अपहरण एक शॉर्ट नोट्स याद कर लेना, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ ज्यादा। सरिता अपहरण क्या होता है वो आगे बता दूंगा मैं। अगला, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप यानी सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप में नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की संरचना क्यों ना हो। जैसे दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप। उदाहरण ज्यादा याद रखने हैं आपने। जो आपको नंबर मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? उदाहरण से मिलते हैं कि अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कौन करती है, कौन सी नदी करती हैं, या कौन सी नदियां करती हैं। तो इन सब के नाम अगर ये याद कर लिया आपने तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अध्यारोपित वाली है, ऊपर वाली कौन सी थी? एंटीसीडेंट वाली थी, है ना। उदाहरण जरूर याद करें तो प्री क्लियर होगा आपको। और अगर आप पूरा लिख लेंगे तो मेंस आपका क्या हो रहा है? 16 नंबर। प्री में आपका 1 नंबर बन रहा है, मेंस में आपका 16 नंबर बन रहा है। यहां से आगे जैसे दामोदर, सोन ये हो गया, ताप्ती आदि। स्मरणीय है कि इन नदियों के क्षेत्र में वृहद हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात क्रेटेशियस और इयोसीन काल में ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे निकला लावा नदी घाटियों में भर गया। वर्षा का जल पुनः इस निक्षिप्त बेसाल्ट को अपरदित कर नदियों की पुरानी घाटी को प्राप्त कर लिया, इसलिए इन्हें अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड कहा जाता है। भाई नदियां बहती थी, नदी घाटियां थी, तब तक क्या हुआ कि शांत प्रकार का उद्गार हुआ। किसमें? जो दक्षिण की भूमि है, और उसमें लावा क्या होने लगा? बिछने लगा, और वो नदी घाटियों में भी चला गया। कहां चला गया? और नदी घाटियों को भर दिया किसने? लावा ने। अब क्या हुआ? फिर दोबारा बरसात हुई, फिर नदियां बनी, फिर उन्होंने उस लावा तो क्योंकि अब एक तरह चट्टान बन चुका, फिर उसको काटना शुरू किया उस नदियों ने। इसलिए बोल रहे हैं अध्यारोपित नदी, मतलब नदियां पहले बह रही थी, उन्होंने घाटियों का निर्माण किया था, लेकिन क्या हुआ उसमें? एग्जाम्पल दे देता हूं। ये गंगा नदी बह, यहां पर नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं बोल रहा हूं दक्षिण में कैसा हुआ होगा। ये नदी घाटियां बनी हुई हैं, लावा का उद्गार हुआ, क्योंकि विस्फोटक प्रकार का उद्भेदन नहीं हुआ। कैसा हुआ? शांत प्रकार का। लावा क्या हुआ कि इन नदी घाटियों में क्या हो गया? जम गया। अब जम गया तो ठोस हो गया। अब तब तक फिर दोबारा बरसात जो भी हुआ जो भी बरसात हुई, फिर नदियां बनी, वो नदियां उसी लावा के ऊपर से होकर क्या होने लगी? बहने लगी, और उन्होंने फिर उसको लावा को काट काट कर वहीं पहुंचा दिया, आधार तल को प्राप्त कर लिया, जहां पर पहले वो बहती थी। तो कई लाख करोड़ साल लगे फिर दोबारा उन्हें क्या करने में? वहां तक पहुंचने में। समझ में आ गया? ठीक है। अगला, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा होती है, और उसकी शाखाएं सभी दिशाओं से आकर मुख्य जलधारा में मिल जाती हैं। चित्र जब आपने पहले समझ लिया, डायग्राम, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। जिस तरह वृक्ष की छोटी शाखाएं बड़ी शाखा में मिलती है, इसी प्रतिरूप का विकास प्रमुख रूप से सपाट तथा चौरस भागों पर होता है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा।
एग्जाम्पल 1, 2, 3 जगह पर हो सकता है। अगर गंगा का एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा तो वो यहाँ पर भी हो सकता है डेंडेटिक वाले में। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आयताकार प्रतिरूप। भैया प्री निकालने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मेंस में निकालना पड़ेगा, इसलिए मेंस की तैयारी करते हुए चलो। वो जो खाली वन लाइनर पढ़ के आप चलते हो ना, उससे प्री निकलता है, मेंस नहीं निकलता है। मेंस के लिए ऐसे अभी से पढ़ना पड़ेगा, बाद में सर दर्द हो जाएगा जब प्री निकलेगा, बहुत गर्व होगा आपको प्री निकल गया, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाओगे। अभी से ऐसे पढ़ोगे तो मेंस भी निकल जाएगा। कारण क्या है? याद करने में समय लगता है, एक साथ नहीं कर सकते आप इतना याद। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 7 पेपर होते हैं भाई पीसीएस में भी। इस प्रतिरूप का विकास प्राय आयताकार प्रतिरूप वहां होता है जहां पर चट्टानों के जोड़ तथा संधियां आयत के रूप में होती हैं। चट्टानों के जोड़ थे, संधियां थी, आयत के रूप में थे, वहां से जल बहना शुरू हुआ, पहले कम, फिर धीरे 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 करके उन संधियों को चौड़ा करते रहे और वो क्या बन गया? आयताकार प्रतिरूप बन गया, यानी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बन गया। आयताकार संधियों के चारों तरफ जल धाराओं का विकास होता है तथा आगे नदियां समकोण पर मिलती हैं, जैसे कोसी, विंध्य नदियां। इसके एग्जाम्पल याद करोगे तो ये प्री में काम आएगा आपके। क्लियर हो गया? ठीक है। पलामू जिले का प्रवाह प्रणाली भी इसी प्रकार की है। पलामू को खासकर याद करना है आपने, वहां पर किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंसर रेक्टेंगुलर। अगला अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप यानी सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रणाली में नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रसारित होती हैं। जैसे हमने अमरकंटक की पहाड़ी देखी तो सोन भी जा रही उससे, तो उससे नर्मदा भी जा रही उससे, तो उससे और नदियां भी हैं छोटी छोटी, और भी हैं, घाट गदेरे जिन्हें उत्तराखंड में बोलते हैं हम, ऐसे कई निकलते हैं उसमें से, उनको कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन है क्या? वो अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन? अमरकंटक की पहाड़ी। और किसमें अमरकंटक की पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी किसमें है? अमरकंटक चोटी किसमें है? मैकॉल में है। बार बार याद करो, ठीक है। सोन नदी, नर्मदा, महानदी, ये देखो, ये उदाहरण दे रखा उसने। महानदी हमने सिहवा पढ़ा था वैसे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसकी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी शायद यहां से निकलती है। समझ में आया? ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन रह चुका है ये वाला। ठीक है, आगे जालयित अपवाह प्रतिरूप, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिता तथा उसकी सहायक सरिताओं के प्रवाह जल द्वारा होता है, जैसे सिंहभूम क्षेत्र में नदियां। ये उदाहरण याद करना आपने। अगला समानांतर अपवाह प्रतिरूप, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इस तरह का प्रतिरूप समान ढलुआ सागर तटीय मैदान या क्वेस्टा मैदान पर अधिक होता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, क्वेस्टा मैदान। ये आगे चल के पढ़ना हमने स्थलाकृतियों में, मैदानों के प्रकार जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये हाईलाइट कर दीजिए। और समान ढलुआ सागर तटीय मैदान को अंडरलाइन कीजिए। कहां पर होता है? आंसर समान ढलुआ सागर तटीय मैदान पर होता है या क्वेस्टा मैदान पर होता है। जैसे पश्चिम तटीय, पूर्व पश्चिम मैदान में इस तरह के अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट के इधर इस तरह का प्रतिरूप दिखाई देगा आपको। किस तरह का? समानांतर अपवाह प्रतिरूप। क्लियर हो गया? फिर आगे जाइए। अंतःस्थलीय अपवाह, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अरावली अपवाह पर्वतमाला से निकलकर विलीन हो जाने वाली नदियां अंतःस्थलीय अपवाह बनाती हैं, जैसे लूणी। ठीक है, और भी कई नदियां, लूणी तो बड़ी है, छोटी छोटी तो पता नहीं कितनी होंगी। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ये सरिताएं क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। दूसरे शब्दों में अनुवर्ती नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं, जैसे पेरियार, सारावती आदि तटीय नदियां। ऐसे प्रवर्ती अपवाह प्रतिरूप, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न तथा अपनतियों या कटकों, रिजेस के अक्षों का अनुसरण करने वाली नदियों को इस प्रतिरूप में रखा जाता है। चंबल, केन, सिंधु। फिर दोबारा एग्जाम्पल याद करने प्री के लिए आपने क्या करना है? प्री के लिए एग्जाम्पल, और ये इतना लिखना आना चाहिए। कटिंग भी होनी है क्योंकि 250 शब्दों में, और आईएएस में भी आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, वहां पे शब्द सीमा थोड़ा कम होगी। ठीक है, चलिए आगे। क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा के विपरीत दिशा में आकर मिलती है तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियां दिहांग, दिबांग तथा लोहित इसी प्रकार का अपवाह बनाती हैं।
उल्टा आती हैं। ब्रह्मपुत्र इधर को बह रही, लोहित ये सॉरी ये क्या नाम है इसका, ये दिहांग दिबांग, ये उधर से आ रही है। ब्रह्मपुत्र इधर को बह रही है, वो उधर से आके मिल रही है। समझ में आया? तो इसको इस प्रकार के प्रवाह प्रतिरूप को क्या बोलते हैं? नीचे आओ। क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप या इनसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। फिर खंडित अपवाह प्रतिरूप, इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियां खंडित तथा विलुप्त अपवाह का निर्माण करती हैं। विलुप्त, गायब हो गई, है ना। मालाकार अपवाह प्रतिरूप, ब्रेडेड ड्रेनेज पैटर्न। देश की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती है, जिसे गुम्फित, या ये वाला क्वेश्चन आ रखा गुम्फित वाला, या मालाकार अपवाह का निर्माण होता है, जैसे गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की निचली घाटी में प्रवाहित नदियां। ऐसे ही आपकी हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप, हेरिंग मछली होती है, उसका जो अस्थि पंजर होता है उस रूप में ऊपर से देखेंगे अगर ड्रोन से आप, तो आपको क्या दिखेगा? वो ड्रोन तो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, लेकिन आप सैटेलाइट पे बैठे हैं, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा हेरिंग मछली के कंकाल की तरह एक पैटर्न बनेगा नदियों का, वो ये हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। झेलम नदी के ऊपरी भाग में इस तरह के प्रतिरूप का विकास हुआ है। ऊपर बढ़ो, बाकी भाषा है सब खत्म। 16 नंबर, इतना अगर आपने तैयार कर लिया, चित्र बनाने हैं, क्या करने हैं? बाईं तरफ ज्योग्राफी में डायग्राम बनाने होते हैं, दाईं तरफ आपने लिखा, और पीसीएस में तो जगह भी नहीं मिलती कई बार, सही बताऊं तो, क्या बनाने की। लेकिन फिर भी इतना सा बनाओ भले ही, पर बना दो। जहां पे आप लिख रहे हो इतना सा चित्र बना दो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपको। समझ में आ गया? तो 16 नंबर आपके क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। अगला अब हमने करना है क्या, इसके बाद क्या है? भारत की झीलें। इसको अगले टॉपिक में करेंगे।